इन्फिनिटी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसका सॉल्यूशन ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अलग अलग तरह की पॉलिनोमियल्स थी, पॉलिनोमियल के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल अगर दूं तो मैंने यहाँ पर लिखा है px = ax + b। तो ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है ये? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो सेकंड चैप्टर में हमने यही सीखा है कि पॉलिनोमियल कितने तरह की होती हैं। पॉलिनोमियल के जीरोज या फिर आप पॉलिनोमियल के रूट्स कह सकते हो या फिर आप पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कह सकते हो। ये आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। और सेकंड चैप्टर में हम ये भी सीख चुके हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितनी जीरोज या कितने रूट्स उसके होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज या रूट्स जो होंगे वो उसकी डिग्री के बराबर होंगे। मान लीजिए अगर ये आपके पास पॉलिनोमियल है px = ax + b, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी कितनी जीरोज होंगी? 1 जीरो इसकी एग्जिस्ट करेगी। px = 3x² - 5x + 7, इस तरह की जो पॉलिनोमियल थी उसको आपने नाम दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। और हाईएस्ट पावर क्या होती है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वैसे आप अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप 0 के इक्वेट रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दोगे तो वो आपके पास होगी लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दोगे तो आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि व्हेन वी इक्वेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज इक्वल टू 0, जब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि किसके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। जैसे मेरे पास ये पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x + 7। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर हियर 2x² + x - 300 = 0. दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² - 3x + 1 = 0. This is also a quadratic equation. 4x - 3x² + 2 = 0. This is also a quadratic equation because here degree, highest power of the variable is 2. So 1 - x² = 0. This is also a quadratic equations. तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने लिखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती क्या है? तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख सकते हो कि व्हेन वी इक्वेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये सभी क्या है? ये सभी की सारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं। तो सभी की सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म चूज़ करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको चूज़ करनी है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? ये जो वेरिएबल की जो पावर है, सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, उसके बाद उससे कम वाली पावर की टर्म को लिखेंगे, उसके बाद उसके कम वाली पावर की टर्म्स को लिखते चलेंगे। और इस तरह से अरेंज जब हम करते हैं तो हमारे पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास किस प्रकार की होगी? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास है वो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले आप 2 डिग्री के टर्म को लिखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री की टर्म अगर है उसके बाद कांस्टेंट टर्म को आप लिखेंगे एंड इक्वेट 0। ध्यान रहे अगर इक्वल 0 है तो भी वो क्या है? इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर कंडीशन आपको साथ में ये देनी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो यहाँ x² की टर्म ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये टर्म आपकी गायब हो जाती है और फिर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बचती है वो 1 बचती है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो a है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अभी मैं इनको जनरल फॉर्म्स के साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हेयर 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। जो 3 है आपका वो x² का कोफिशिएंट है। -5 इज कोफिशिएंट ऑफ x, जो -5 है वो x का कोफिशिएंट है एंड +7 इज द कांस्टेंट टर्म, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस x है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? देखिए 1 को जब किसी के मल्टीप्लाई में करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा ये समझना अगर यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा तो इस x के मल्टीप्लाई के अंदर 1 हमेशा रहेगा। सो इन दिस इक्वेशन दिस सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? -300। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपसे कोई कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट पूछे तो उसके साथ अगर माइनस साइन है तो माइनस आपको बोलना है, अगर पॉजिटिव है तो वो जनरली अंडरस्टूड है। पॉजिटिव साइन को नहीं बोलते बट माइनस साइन को आपको बोलना या लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है एंड हेयर कांस्टेंट टर्म इज 1। कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हायर डिग्री टर्म है वो पहले नहीं लिखी हुई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले हायर डिग्री की टर्म को पहले लिखूँगा। तो -3x² आपका क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। फिर आप क्या आएगा? 4x। 4x किसका है? प्लस का है तो आप प्लस साइन लगाएंगे 4x एंड +2 फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये इसी इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। इसके अंदर क्या था? हायर डिग्री टर्म जो कि मिडल में थी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हायर डिग्री टर्म क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए। तो हायर डिग्री टर्म यहाँ पर है -3x², मैंने -3x² को आगे लिख दिया और +4x को उसके बाद और कांस्टेंट टर्म को उसके बाद। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप बताएं तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना होगा? यहाँ पर -3, x का कोफिशिएंट कितना होगा? 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी? 2। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पर है 1 - x² इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये नहीं लिखी हुई। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर x की टर्म ही नहीं है। देखिए अगर कहीं पर आपको कोई टर्म नहीं मिलती तो वहाँ पर वो टर्म होती है, उस टर्म का कोफिशिएंट 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ
कि -x² + 1 = 0। मैंने क्या किया, जो हायर डिग्री टर्म थी जो बाद में लिखी हुई थी उसको पहले लिख दिया, -x² पहले लिख दिया और +1 क्या कर दिया बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन अब -x², अब आपको क्या नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर x की टर्म नज़र नहीं आ रही। तो आपको पता है किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहती है, और 0 को किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, -x² + 0x + 1 = 0। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर 0 ऐड कर दिया। 0 × x क्या है, 0 है, और 0 को ऐड करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको यहाँ पर x का कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आपको x का कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आता होगा, वो कितना है, 0। सो दिस इज़ ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो सबसे पहले हायर डिग्री टर्म को क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, उससे बाद उससे कम डिग्री की टर्म, और उसके बाद आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर x का जो x² का जो कोफिशिएंट है वो है -1, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1, x का जो कोफिशिएंट है वो है 0, और जो कांस्टेंट टर्म है आपकी वो है +1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपको पता लगा होगा कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो a है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की है। डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड क्या है, हमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों हम इसको सीखें और किस किस सिचुएशन का सॉल्यूशन ये हमें दे सकती है। तो बिल्कुल जनरल एक डेली लाइफ की सिचुएशन को हम उठाकर चलते हैं। मान लीजिए आप अपने सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन के अंदर मान लीजिए आप अपने स्कूल के अंदर एक हॉल बनाना चाहते हैं, और उस हॉल के बारे में आपके पास क्या है, सपोज वी हैव टू बिल्ड ए हॉल इन आवर स्कूल, और उस हॉल के लिए कंडीशन क्या है, हमें पता क्या है, हैविंग ए कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। आप एक ऐसा हॉल बनाना चाहते हैं जिसमें अगर आप कारपेट बिछाएं तो उस कारपेट का जो एरिया है वो कितना है, 300 स्क्वायर मीटर एरिया उसका होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उसकी जो लेंथ है विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। भैया उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 मीटर फालतू होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई उसकी कितनी होगी, चौड़ाई के 2 गुना से 1 फालतू, 1 ज़्यादा, तो उसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई जो है आपने x मानी तो उसकी लंबाई जो होगी वो 2x + 1 होगी। तो इस सिचुएशन को समझते हैं, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके अगर हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो हम इस हॉल के डायमेंशन, इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई को पता कर सकते हैं। तो जब हमें लंबाई और चौड़ाई इस हॉल की पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस हॉल को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेली लाइफ के अंदर ये बिल्कुल डेली लाइफ की प्रॉब्लम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना, उसको सीखना, उसको सोल्व करना आना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नेसेसरी इन डेली लाइफ सिचुएशंस। तो इसको हम पहले क्या करते हैं कि इस सिचुएशन से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए अभी आपके पास क्या है कि ये जो होल है उसकी लेंथ है और क्या है, ब्रेड्थ है। और लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी भी होती है, मतलब वो जो हॉल है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर होल है। सो रेक्टेंगुलर हॉल की 2 चीज़ होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं मान लेता हूं कि
ये मेरे पास वो जगह है जहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, होल को बनाना चाहता हूँ। ये इस होल की क्या है, ब्रेड्थ है। मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से क्या कह रहा है, अगर लेंथ ब्रेड्थ आपके पास x है तो उसकी लेंथ क्या है, लेंथ इज़ 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी जो लंबाई जो है, इसकी लेंथ जो है आपकी, वो क्या है, ब्रेड्थ के 2 गुना से 1 फालतू, मीन्स 2x + 1 मीटर्स। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सपोज किया इसकी ब्रेड्थ को हमने सपोज किया कि x मीटर की ले लेते हैं, और अगर हम x मीटर ब्रेड्थ लेते हैं तो इसकी लेंथ के क्या होगी, चौड़ाई के ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर, सो 2x + 1 मीटर क्या होगी, इसकी लेंथ आपके पास होगी। अब हमें इस सिचुएशन के अंदर गिवन क्या है कि इस होल के अंदर जब आप कारपेट बिछाएंगे तो वो कारपेट आपका होल के अंदर कुछ इस तरीके से बिछेगा। मीन्स आपके होल का जो एरिया दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर्स। होल का एरिया क्या दिया हुआ है, 300 स्क्वायर मीटर। अब हमें फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ये जो हॉल हमारे पास बना है, इस होल का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो एरिया ऑफ होल आपके पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो कितनी है, 2x + 1 मीटर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द हॉल अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। मीन्स हमने क्या किया है, इसकी ब्रेड्थ को x मीटर माना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास इसकी जो लेंथ आई है वो हमारे पास 2x + 1 मीटर्स आई है। तो हमारी सपोजिशन के हिसाब से जो इसका एरिया आया है, दैट एरिया इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड इट इज़ x × 2x + 1 स्क्वायर मीटर्स। बट ये जो होल का एरिया है वो हमें ऑलरेडी 300 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। सो वी गेट x × 2x + 1 = 300 बिकॉज दिस इज़ द एरिया विच इज़ गिवन एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेम हॉल अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। तो हमारी सपोजिशन से और जो दिया हुआ एरिया है वो एरिया आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम उस कंडीशन के अंदर सही बैठ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को जो हमारी सपोजिशन के अंडर है और जो दिया हुआ एरिया उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2x² + x = 300। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो 300 को आप इस तरफ लेके आएंगे। सो 2x² + x - 300 = 0। So we get the standard form of a quadratic equation from this daily life situation, from this practical problem। हमने क्या किया है कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता हो तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेड्थ हमारे पास आएगी और उसके हिसाब से फिर हम इस रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ भी निकाल सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है उसको क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो और भी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नेसेसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सोल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एक और सिचुएशन लेते हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या कहता है, ये जो सिचुएशन है वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, डेली लाइफ सिचुएशन है, खेलते खेलते बच्चों के बीच में आपस में हो जाती है, ऐसी एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को आप लोग भी खेलते हैं, तो ऐसी एक सिचुएशन है और इसको आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सीखते हैं कैसी ये सिचुएशन है और कैसे हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सिचुएशन क्या है, जॉन एंड जीवंती, ये दो बच्चे हैं, एक जॉन है और दूसरे है जीवंती। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं।
कांच की जो गोली होती है ना, उनको मार्बल बोलते, खेलते ना ऐसे। इनके पास, दोनों के पास मिला के कितनी है, 45 मार्बल्स दोनों के पास ऑलरेडी हैं। पहले होता क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5-5 मार्बल, 5-5 कंचे की गोली गुम हो जाती हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5-5 गोली क्या हो गई, गुम हो गई। अब गुम होने के बाद दोनों के पास, जॉन के पास भी कुछ मार्बल्स बची हैं और जीवंती के पास भी क्या बची हैं, कुछ मार्बल्स बची हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, मतलब 5 मार्बल गुम होने के बाद जॉन के पास जितनी मार्बल्स बचे हैं और जीवंती के पास जितने मार्बल्स बचे हैं, अगर उन संख्या का हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कितना आता है, 124। अब हम ये जानने के इच्छुक हैं कि जॉन के पास कितनी मार्बल थी और जीवंती के पास कितनी मार्बल थी। अगर हम ये जानना चाहते हैं इस सिचुएशन के अंदर से, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने क्या सीखना है कि किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए इसको देखते हैं और हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि जो जॉन के पास जो मार्बल्स हैं, दैट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, हम ये लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव इज x, मीन्स जॉन के पास कितने मार्बल हैं, x है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल्स हैं। हमने क्या कंसीडर किया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने हुए, 45 में से जो 45 में से जो बच गए, x तो जॉन के पास आ गए, उनमें से जो बच गए वो किसके पास है, जीवंती के पास है। अगर जॉन के पास x मार्बल है और दोनों के पास 45 मार्बल हैं, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, दिस विल बी 45 माइनस x, क्योंकि रिमेनिंग जो मार्बल्स हैं वो किसके पास है, जीवंती के पास है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जॉन के भी 5 मार्बल गुम हो जाते हैं और जीवंती के भी 5 मार्बल गुम हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each, दोनों 5-5 मार्बल क्या कर देते हैं, उनके गुम हो जाते हैं। तो गुम होने के बाद जॉन के पास जो मार्बल्स हैं, जॉन के पास कितने मार्बल थे, x मार्बल थे, 5 मार्बल उसके क्या हो गए, गुम हो गए। तो अब जॉन के पास नंबर ऑफ जो मार्बल हैं, दीज आर x माइनस 5, जॉन के पास अब कितने मार्बल हैं, x माइनस 5। एंड जीवंती के पास अब कितने मार्बल्स बचे हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जीवंती के पास कितने मार्बल थे, 45 माइनस x, 5 मार्बल क्या हो गए उसके, लॉस्ट। अगर उसके 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, अगर 45 माइनस 5 करोगे तो दैट इज 40 माइनस x। मीन्स क्या है, जीवंती के पास अब जो मार्बल बचे हैं, 5 मार्बल गुम होने के बाद वो कितने हैं, 40 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अब इनके मार्बल्स की संख्या का प्रोडक्ट जो है, इनकी मार्बल्स के नंबर के जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। नाउ वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट होगा दैट इज x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124। ये प्रोडक्ट आपका किसके बराबर होगा, 124 के। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x की मल्टीप्लिकेशन 40 के साथ होगी तो 40x, फिर x की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ होगी तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ होगी तो माइनस 200, माइनस 5 की माइनस x के साथ होगी तो प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी टर्म्स इस इक्वेशन के अंदर नज़र आ रही हैं उनको इक्वल के एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 124 है इसको आप इधर लेके आओगे तो इधर प्लस का है तो इधर किसका होगा, माइनस का होगा। सो दिस विल बी 40x आपका है, 40x प्लस 5x, तो ये आपके पास हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड माइनस 124 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हायर डिग्री टर्म है उसको पहले लिखेंगे। तो हायर डिग्री की टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस 45x एंड माइनस 200 माइनस 124, सो दिस विल बी माइनस 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स number of marble zone have will satisfy this quadratic equation. So if you want to know number of marble zone have, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि जोन के पास कितने मार्बल थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा और वो सॉल्यूशन आपको बताएगा कि जोन के पास कितने मार्बल हैं। और जब जोन के मार्बल 45 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। So this is a practical problem. You can convert it, you can write it mathematically in this way. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं और हमें वो चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देयर आर 4 इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। वी हैव टू चेक वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी ये कंडीशन दी हुई है हम इस सब को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम देखें कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 आ रही है तो वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है आपका, फर्स्ट के अंदर ये लिख रहा है कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम x माइनस 2 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप 9th क्लास में करके आ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये फार्मूला जब हम x माइनस 2 के होल स्क्वायर पर लगाएंगे तो कंपेयर विद 8, a की जगह आपका x है और b की जगह जो है आपका माइनस 2 है। सो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग a प्लस बी, अगर हम यहाँ पर a माइनस बी का यूज़ करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो कि क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या होता है, माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह जो है आपका x है और b की जगह क्या है, 2 है। तो इस फार्मूला का यूज़ जब हम यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू x, 2 इंटू 2 4, दैट इज माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे और फिर लाइक टर्म्स को हम क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके ऐसी टर्म्स जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री सेम हो तो वो टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं इन 2x और माइनस 3 को इक्वल से इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x एंड माइनस 3, और इधर आपका क्या बचेगा, इज इक्वल टू 0। 2x जो प्लस का था इधर आके क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस 3 था तो सॉरी इधर आके जो आपका होगा वो प्लस का हो जाएगा और इक्वल क्या बचेगा आपका 0। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। लाइक टर्म्स का इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है,
तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। और सबसे पहले आप हायर डिग्री की टर्म को उठाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हायर डिग्री टर्म को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं उससे कम डिग्री की टर्म को, और इसी तरह डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहते हैं, चाहे वो 3 डिग्री की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे वो 1 की हो। तो सबसे पहले आप हायर डिग्री को इकट्ठा कीजिए। हायर डिग्री टर्म्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। उसके बाद हम एक्स वाली टर्म्स को उठाते हैं। तो यहाँ पर कितना है -4x और यहाँ पर कितना है -2x। -4x और -2x आपका कितना होगा -6x। अब x की टर्म आ गई है। अब क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म आएंगी। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है +4 + 1, 4 + 1 5 एंड +3 8, दैट इज +8 इज इक्वल टू 0। सो ये हमने क्या कर दिया, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई थी उसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, और अगर डिग्री 2 है सो यस दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या है, हियर x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना की कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर जितनी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आपको दिखता है उसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो x × x + 1 है, हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी x स्क्वायर, फिर इस x की मल्टीप्लाई +1 के साथ होगी तो +x एंड +8 दिस विल बी इक्वल टू। अब ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखें x + 2 × x - 2, तो यहाँ पर आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो a + b × a - b, तो वो इक्वल होता है a² - b²। सो यहाँ पर a की जगह आपका x और b की जगह क्या है 2 है, तो x + 2 × x - 2 है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करोगे तो x² + x + 8 इज इक्वल टू x² - 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब हमारा काम क्या है कि सभी की सभी टर्म को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर आपका है x² + x + 8, ये इक्वल से इधर है। इस x² को इक्वल से इधर लेके आऊँगा तो ये क्या होगा -x², और -4 को इक्वल से इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा +4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है कि लाइक टर्म को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। लाइक टर्म को इकट्ठा करते हुए सबसे पहले हायर डिग्री की टर्म को आपने इकट्ठा करना है। तो हायर डिग्री की टर्म है x² और यहाँ पर है -x²। सो x² और -x² क्या कर देंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, x की एक ही टर्म है, सो क्या बची आपके पास x। फिर कांस्टेंट टर्म 8 + 4, 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, x + 12 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखो तो दिस इज एन इक्वेशन बट इट्स डिग्री इज 1। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। नो सो आपका आंसर आएगा, हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड डिग्री की टर्म है वो नहीं है, यहाँ पर 1 डिग्री की टर्म है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका, उसके अंदर क्या है कि x × 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 1। ये आपका दिया हुआ है x × 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 1। हमें चेक करना है कि इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस x की मल्टीप्लाई 2x के साथ होगी 2x², इस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो +3x एंड इज इक्वल टू x² + 1। अब हम क्या करते हैं, सभी के सभी टर्म्स को एक तरफ करने की
लेके आते हैं 2x² प्लस 3x, इस x² को इधर लेके आओगे तो -x², 1 को इधर लेके आओगे -1 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को फिर से इकट्ठा करना है। तो 2x² है, -x² है, 2x² में से x² घटेगा तो आपका क्या बचेगा, x², तो प्लस 3x एंड -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 2 है। मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो आपकी 2 है। सो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है x प्लस 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 माइनस 4। ये क्या है, x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की होल पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x प्लस 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी का क्यूब आपने निकाला सीखा होगा। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ a³ प्लस b³ प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab²। ये फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता तो आप क्या करो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, आप ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये फार्मूला अपने आप आपका बन जाएगा। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये फार्मूले का यूज़ मैं यहाँ पर करता हूँ। अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर करूँगा तो x प्लस 2 की पावर क्यूब जो है मेरे पास क्या बनेगा, तो ये मेरे पास बनेगा x³ प्लस 2 का क्यूब, x³ प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू x² मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3 इंटू x मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ a³ फिर b³, यहाँ a की जगह x और b की जगह क्या है, 2 है। तो कंपेयर करेंगे तो a³ की जगह x³ आएगा, b³ की जगह 2 का क्यूब आएगा, प्लस 3a² प्लस 3 इंटू a की जगह x है तो x², b की जगह 2 है तो 2, प्लस 3ab², 3a की जगह x है और b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू x³ माइनस 4। और ये किसके बराबर है, x³ माइनस 4 के बराबर दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि ये जितने भी स्क्वायर और क्यूब है पहले हम स्टेप में वाइज इनको सोल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये 2 है, 3 गुणा में 2 है तो 3 इंटू 2 आपका हो जाएगा 6x² प्लस ये जो आपके पास होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 दैट इज़ 12x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। अब हमारा काम है कि सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। सो x3 प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस x³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। तो x³ प्लस का और x³ माइनस का ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या हो जाएगा, इनका कैंसिल हो जाएगा। तो 6x² आपके पास बचता है, उसके बाद आपके पास बचता है प्लस 12x और उसके पास बचता है आपके पास 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो पूरी इक्वेशन के अंदर 6 आपको कॉमन आ रहा है तो आप लिख सकते हो कॉमन 6 कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये 6 0 के डिवाइड में जाके आपका कैंसिल हो जाता है तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर जो इक्वेशन की इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी 2 है। सो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यस दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।